हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की विच आर बेस्ड ऑन सेलुलर रेस्पिरेशन। ये इस सीरीज़ का दूसरा पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया था विच वर रिलेटेड टू सेलुलर रेस्पिरेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड। तो इसका आंसर है बी पार्ट, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंस्टेंटेनियस सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो सबसे पहले एनर्जी किस कंपाउंड से निकाली जाती है? तो इसका आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टर्मिनल साइटोक्रोम विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन इज। तो इसका आंसर है साइटोक्रोम A3। सो इट इज साइटोक्रोम A3 विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन चेंज हो जाता है फिर वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ एटीपी फॉर्म्ड ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज। और इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट 32। बहुत सारी किताबें लिखती है 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स, और ऐसी भी किताबें हैं जो लिखती है 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपीज, बट द करेक्ट आंसर इज 32। ये आपको याद रखना है। Next question is the correct sequence of electron acceptors in electron transport chain for ATP synthesis is। और इसका जो आंसर है that is B part, cytochrome B followed by cytochrome C followed by cytochrome A followed by cytochrome A3। Next question is oxidative phosphorylation is involved in the formation of। और इसका आंसर है ATP। तो most of the ATPs they are formed through oxidative phosphorylation in mitochondria। Next question is the terminal electron acceptor during electron transport system is। और इसका जो आंसर है that is A3। So A3 जो है ना, ये terminal electron acceptor है electron transport chain में। Next question is the mechanism of ATP formation through oxidative phosphorylation is explained by। और इसका जो आंसर है that is B part, chemiosmotic model। Next question is chemiosmotic model which explains ATP formation through oxidative phosphorylation was proposed by। और इसका आंसर है बी पार्ट, पीटर मिचेल। तो पीटर मिचेल ने ही कीमियोस्मोटिक मॉडल को प्रपोज किया था, और इसी मॉडल के थ्रू हम समझ पाते हैं कि किस तरह से ATP बनते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड इन क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज according to chemiosmotic model which energy source is involved in ATP formation through oxidative phosphorylation। तो ATP बनाने के लिए किस एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है? तो इसका आंसर है प्रोटॉन मोटिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज chemiosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on। और इसका जो आंसर है दैट इज प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो या इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन हो, पहले एक प्रोटॉन ग्रेडियंट को जनरेट किया जाता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। फिर उस प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज किया जाता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ATP यूजिंग ATP सिंथेटेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम कंसर्न्ड विद द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज। तो इसका आंसर है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ही एक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, फिर दूसरे सबस्ट्रेट को डोनेट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेट्स ऑन और इन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पर होता है? तो आपको याद रखना है ये ट्रांसपोर्ट चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये प्रेजेंट होता है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और कॉल्ड। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है वो हाईली फोल्डेड होता है, तो उन इनफोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी पार्ट, क्रिस्टाई। Next question is types of cytochromes present in electron transport chain in inner mitochondrial membrane is। तो इसका आंसर है 5। Remember there are 5 types of cytochromes present in electron transport chain। These are cytochrome B, cytochrome C1, cytochrome C, cytochrome A and cytochrome A3। Next question is
द टर्म साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कलेक्टिवली रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर है बी पार्ट, साइटोक्रोम ए एंड साइटोक्रोम A3, यानी साइटोक्रोम ए और जो साइटोक्रोम A3 होता है दोनों को मिलाकर बोलते हैं साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PO रेशो फॉर ग्लाइकोलिटिक NADH इज, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट 2। PO रेशो का मतलब होता है कि जो NADH मॉलिक्यूल्स होते हैं ये कितने ATP मॉलिक्यूल्स बनवाते हैं थ्रू ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो जो ग्लाइकोलिसिस में NADH बनता है उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू दो ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PO रेशो फॉर क्रिब्स साइकिल NADH, तो इसका जो आंसर है दैट इज 3। तो क्रिब्स साइकिल में जो NADH मॉलिक्यूल बनता है वो मॉलिक्यूल ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के थ्रू 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द PO रेशो फॉर FADH2 इज, तो इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइटोक्रोम फंक्शंस इन, साइटोक्रोम्स का क्या फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो इसका आंसर है सी पार्ट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइनाइड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द साइटोक्रोम, तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट, साइटोक्रोम ए को ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज RQ इज, तो RQ का क्या मतलब होता है, RQ इज रेशो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड टू द ऑक्सीजन टेकन, तो रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो इस रेशो को कहते हैं RQ। RQ स्टैंड्स फॉर, इसका आंसर है बी पार्ट, रेस्पिरेटरी कोशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, और इसका आंसर है इट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन द RQ वैल्यू ऑफ फैट्स इज, इट इज लेस देन 1, सो ए पार्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड इज, तो ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं जब उनकी रेस्पिरेशन होती है तो उनका RQ वैल्यू कितना होता है, इट इज मोर देन 1, दैट इज सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन्स इज, तो फैट्स की तरह ही जो प्रोटीन्स है इनका RQ वैल्यू इज लेस देन 1, तो इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सकुलेंट्स इज, तो जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं जब उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है तो RQ वैल्यू कितना होता है, तो इसका आंसर है इट इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि सकुलेंट्स में जो रेस्पिरेशन होती है इसमें जो ऑक्सीजन है वो कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता है, तो इसलिए इसका RQ वैल्यू आता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द RQ वैल्यू ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज, और इसका जो आंसर है दैट इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन कोई भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो इसका वैल्यू आएगा इन्फिनिटी, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो इसका आंसर है 40%, यानी जब कार्बोहाइड्रेट्स की रेस्पिरेशन होती है तो उसमें से 40% जो एनर्जी होती है वो स्टोर की जाती है इन द फॉर्म ऑफ ATP और 60% एनर्जी जो है दैट इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इज रेस्पिरेशन ऑफ, तो इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में आता है रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, रेस्पिरेशन ऑफ फैट्स, रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स रेस्पिरेशन ऑफ, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट। जो प्रोटीन रेस्पिरेशन है इसका दूसरा नाम है प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस बाय ऑक्सीजन इज कॉल्ड, तो इसका जो आंसर है दैट इज पास्चर इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज, इसका आंसर है 2, सो ओनली 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनएरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट इज ए, तो आपको याद रखना यीस्ट इज ए फैकल्टेटिव एनएरोब,
तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि एरोबिक है, लेकिन ये एनएरोबिक कंडीशंस में भी जिंदा रह सकता है, ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कर सकता है। तो ये दोनों रेस्पिरेशंस करता है, एरोबिक भी और एनएरोबिक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट लैक्टेट फर्मेंटेशन। तो लैक्टेट फर्मेंटेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिलीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन ऑकर्स इन। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी पार्ट ऑल ऑफ दीज, यानी जो इथाइल अल्कोहल फर्मेंटेशन होती है ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में भी होती है, राइजोपस फंगस में भी होती है और मसल्स ऑफ ह्यूमंस में भी होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है ये सेल के किस पार्ट में होती है, इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लाइकोलिसिस इज अ पार्ट ऑफ। तो इसका जो आंसर है दैट इज सी पार्ट ए एंड बी, यानी ग्लाइकोलिसिस अ पार्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस अ पार्ट ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी दोनों किस्म के रेस्पिरेशन में जो पहला स्टेप होता है वो ग्लाइकोलिसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो इनमें से किस सबस्टेंस को या सबस्ट्रेट को रेस्पिरेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है दैट इज वाइटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ। तो इनमें से कौन सा एंजाइम है जो कि यूज़ होता है फॉर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जो कि इन्वॉल्व होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, और इसका आंसर है सी पार्ट दैट इज जाइमेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटीपी सिंथेस इज इन्वॉल्व इन एटीपी सिंथेसिस व्हाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इज प्रेजेंट इन। जो एटीपी सिंथेस एंजाइम होता है जो कि एटीपीज बनाता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसका जो आंसर है वह है डी पार्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में ही एटीपी सिंथेस एंजाइम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस इज हैविंग द एटीपीएस एक्टिविटी। और इसका जो आंसर है बी पार्ट F1। सो एटीपी सिंथेस के दो कंपोनेंट्स होते हैं F0 एंड F1। सो F1 होता है यही एटीपी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस एक्ट्स एज ए प्रोटॉन चैनल। तो इसका आंसर है ए पार्ट F0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इज ऑल्सो कॉल्ड। इसका जो आंसर है दैट इज ए पार्ट पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल। इसका आंसर है सी पार्ट साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन HMP इज एन ऑल्टरनेट पाथवे ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ। इसका आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स ऑफ HMP आर। इसका आंसर है NADPH एंड पेंटोसिस। तो HMP पाथवे के दौरान NADPH बनते हैं और पेंटोसिस बनते हैं। पेंटोस में कौन सा इंपॉर्टेंट पेंटोस बनता है, जैसे राइबोलोस 5 फॉस्फेट बनता है, जैसे राइबोस 5 फॉस्फेट बनता है, जैसे जाइलुलोस 5 फॉस्फेट बनता है। तो बहुत सारे पेंटोसिस बनते हैं और NADPH भी बनता है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज थ्रू HMP हाउ मेनी NADPH मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। और इसका जो आंसर है दैट इज B part 12 molecules of NADPH are formed during oxidation of one molecule of glucose through HMP. Next question is one molecule of NADPH generates how many ATP molecules through oxidative phosphorylation। और इसका जो आंसर है that is C part 3। Next question is which of the following enzyme regulates HMP। और इसका जो आंसर है that is B glucose 6 phosphate dehydrogenase। Next question is which of the following inhibits the activity of glucose 6 phosphate dehydrogenase enzyme of HMP। और इसका जो आंसर है that is A part NADPH। सो NADPH अगर ज़्यादा बनते हैं उसकी वजह से जो ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस होता है उसकी एक्टिविटी कम होती है, जिसकी वजह से जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है वो रुक जाता है या उसकी जो रेट है वो स्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए 4 कार्बन शुगर फॉस्फेट प्रोड्यूस्ड इन पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इज। और इसका जो आंसर है
वो है डी पार्ट एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि बनता है ड्यूरिंग HMP पाथवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसका जो आंसर है दैट इज बी पार्ट हैंस क्रिब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स। तो हायर प्लांट्स में जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है तब कौन सा फाइनल प्रोडक्ट बनता है, तो इसका आंसर है डी पार्ट इथाइल अल्कोहल। इस तरह से हमारा ये वीडियो एंड होता है।